हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है विश्व की प्रमुख घटनाएं। तो इसको हमने आधा पिछले 2 वीडियो के अंदर हमने पढ़ लिया था और बाकी का जो चैप्टर बचा है वो इस वीडियो के अंदर हम जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके अंदर जो पीछे का जो वीडियो था, इसके अंदर हमने प्रथम विश्व युद्ध पढ़ लिया था, उसके परिणाम पढ़ लिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ लिए था, उसके कारण पढ़ लिए थे, उसके परिणाम पढ़ लिए थे। और राष्ट्रसंघ है वो हमने पढ़ा था और राष्ट्रसंघ के हमने उद्देश्य भी पढ़ लिए थे। और इस वीडियो के अंदर हम अब राष्ट्रसंघ के अंग है वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है इसको हम स्टार्ट करेंगे विश्व की प्रमुख घटनाओं में। तो इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रसंघ के अंग। राष्ट्रसंघ के 3 प्रमुख अंग थे, असेंबली, कौंसिल व सचिवालय। तो इसके अलावा इसके 2 स्वायत्त अंग थे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। यानी जो राष्ट्रसंघ है इसके 3 अंग थे, इसमें असेंबली, कौंसिल और सचिवालय। और इसके अलावा 2 स्वायत्त अंग भी थे, जिनका नाम था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। राष्ट्रसंघ की स्थापना के उद्देश्य तो विश्व समुदाय के लिए अच्छे थे, लेकिन यह महाशक्तियों के असहयोग और मनमानी गतिविधियों के कारण मात्र एक औपचारिक संगठन ही बनकर रह गया। अपने उद्देश्य में इसे सफलता नहीं मिली। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नवीन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की दृष्टि से विश्व की सर्वोच्च शक्तियों ने विचार विमर्श, सम्मेलन और वार्ताएं प्रारंभ की। तो इन प्रयासों में अटलांटिक चार्टर, कासाब्लांका सम्मेलन, मॉस्को सम्मेलन, तेहरान सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन विशेष महत्वपूर्ण रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सम्मेलन प्रारंभ हुआ और इसमें 51 देशों के 550 प्रतिनिधि एकत्रित हुए। 26 जून को 50 देशों ने अपने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड ने बाद में हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 51 देश इसके संस्थापक सदस्य थे। सभी राष्ट्रों ने 24 अक्टूबर 1945 तक अपने संसद से स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी कर ली। अतः 24 अक्टूबर को प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान व न्याय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन व पुष्ट करना और व्यापक शांति को प्रोत्साहित करते हुए समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तो कोई भी राष्ट्र जो शांति प्रिय हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में विश्वास रखता हो, सदस्य बनने के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कोई भी ऐसा राष्ट्र जो शांति प्रिय हो और संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में विश्वास रखता है और सदस्य बनने के लिए वो आवेदन कर सकता है। तो इसके लिए सुरक्षा परिषद की संस्तुति के बाद महासभा का 2/3 बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा की जाती है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 7 के अनुसार इसके 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ये इनके 6 अंग हैं। महासभा तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य व्यवस्थापिका है, जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। 1 अध्यक्ष व 7 उपाध्यक्ष होते हैं। कार्य के सुचारू संचालन हेतु 6 समितियां होती है। महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में होता है। बजट पारित करना, सदस्य राज्यों का प्रवेश, निष्कासन व निलंबन पर विचार करना, राष्ट्रसंघ का बजट पारित करना, मानव कल्याण के लिए सहयोग करना आदि ये प्रमुख कार्य हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है और इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन इसके स्थायी सदस्य हैं और अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2/3 बहुमत से महासभा द्वारा किया जाता है। यह निरंतर कार्य करने वाली संस्था है। इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। सुरक्षा परिषद महासभा के साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को चुनती है और सदस्य के प्रवेश, निष्कासन, महासचिव की नियुक्ति की संस्तुति करती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विवादों का निपटारे का कार्य करती है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास निषेधाधिकार, वीटो होता है। तो किसी भी निर्णय में यदि एक स्थायी सदस्य की
असहमति होती है तो निर्णय पारित नहीं होता। वीटो के लिए स्थायी सदस्य की उपस्थिति होना आवश्यक है। अब आर्थिक व सामाजिक परिषद, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है और सदस्यों की संख्या है वो 54 होती है। तो प्रतिवर्ष 3 सदस्य रिक्त स्थानों के लिए चुने जाते हैं। परिषद का कार्य संसार के गरीब, बीमार, निरक्षर और असहाय लोगों की सहायता करना है। मानवीय अधिकारों व मौलिक स्वतंत्रता का आदर व लागू करने के लिए संतुष्टि करना, आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करना, ये आदि इनके प्रमुख कार्य हैं। अब है प्रन्यास परिषद। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में ये व्यवस्था दी गई है कि वे प्रदेश अविकसित व पिछड़े हैं और पूर्ण स्वायत्तशाही नहीं है। वहाँ के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास व्यवस्था के अंतर्गत विकसित राष्ट्रों को धरोहर के रूप में सौंप दिया जाए। उन देशों को विकसित कर उनमें स्वशासन स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जा सके। अब है 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हॉलैंड के हेग नगर में 1946 में की गई थी। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद व महासभा द्वारा की जाती है। तो इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर विचार व व्याख्या करना है। इसका क्षेत्राधिकार उन सभी देशों पर है जो उसकी संविधि को स्वीकार कर चुके हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कार्यों को संपादित करता है। सचिवालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है, जो सचिवालय की सहायता से अपना जो संपूर्ण कार्य है वो करता है और अपने पद के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी अन्य अंग हैं उनकी कार्रवाई में उपस्थित रहता है, वह कार्यवाही में भाग लेता है। महासभा द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। महासभा में वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है और महासचिव का पद है वो अत्यधिक महत्व का पद होता है। बस संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट निकाय। संयुक्त राष्ट्र संघ को व्यापक और विभिन्न कार्यों में सहयोग देने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट निकाय हैं जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मानवीय कल्याण में कार्यरत हैं। तो इनकी जो अपनी जो स्वयं की कार्य प्रणाली है वो प्रमुख निकाय हैं, वो निम्नलिखित हैं। तो वो कौन कौन से निकाय हैं? इसमें पहला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, तीसरा खाद्य एवं कृषि संगठन, चौथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, छठवां अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण व विकास बैंक और सातवां है संयुक्त राष्ट्र बाल संकट कोष, आठवां है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, नौवां अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संघ और 10वां है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष और 11वां है विश्व डाक संघ, 12वां है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, 13वां है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और 14वां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र और 15वां है विश्व खाद्य कार्यक्रम, 16वां है विश्व व्यापार संगठन। तो इस प्रकार से ये 16 निकाय हैं। राष्ट्र संघ की अपेक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ को कई क्षेत्रों में सफलता मिली। कई बार विश्व में युद्ध की स्थितियां बनी, उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने रोका। तो इनमें फिलिस्तीन, इंडोनेशिया, कांगो, क्यूबा, सीरिया, लेबनान समस्या आदि प्रमुख है। लेकिन निःशस्त्रीकरण, कश्मीर विवाद, कोरिया विवाद अभी भी बना हुआ है। आतंकवाद और अन्य कई युद्धों को रोकने में भी सफलता नहीं मिली। संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों में भारत का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरिया युद्ध 1950 ईस्वी के बाद युद्ध बंदियों के आदान प्रदान, सुएज संकट के समय 1956 ईस्वी भारत की सैनिक टुकड़ी भेजना तथा कांगो संकट के समय 1960 ईस्वी तथा सोमालिया संकट 1991 ईस्वी के समय भारत की सैन्य टुकड़ी ने खाद्य सामग्री पहुंचाई और भारत ने एशिया और अमेरिका के कई देशों को स्वतंत्रता दिलाने का भी समर्थन किया। अब पश्चिम का औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार। पश्चिमी राष्ट्रों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति करने के लिए नए देशों की खोज करके वहां अपना प्रभाव स्थापित किया और व्यापार की सुविधाएं हैं वो प्राप्त की और बाद में साम्राज्य स्थापित किया। पश्चिमी राष्ट्रों की इस प्रवृत्ति को विद्वानों ने औपनिवेशिक विस्तार व औपनिवेशिक साम्राज्य कहा। अब 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड व फ्रांस ने भौगोलिक खोजों के माध्यम से बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए। अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी देशों का लगभग 5वें भाग पर विशेषकर समुद्री किनारे पर अधिकार था और ये लोग दासों का व्यापार करते थे जो अमानवीयता की श्रेणी में आता है। अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका भेजा जाता था और वहाँ उन पर अमानुषिक अत्याचार है वो किया जाता था, कोड़े बरसाए जाते थे। इन देशों ने अपने आर्थिक राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उचित और अनुचित सभी तरीके हैं वो अपनाए। अब हम पढ़ेंगे कारण। तो औपनिवेशिक साम्राज्य विस्तार के पीछे प्रमुख कारण पश्चिमी देशों द्वारा अपनी आर्थिक भूख की पूर्ति करना था। दूसरा कारण है औद्योगिक क्रांति के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। इस उत्पादन को छिपाने के लिए नए स्थानों की आवश्यकता थी।
तीसरा है अपने उद्योग चलाने के लिए कच्चे माल की जहां उपलब्धता थी, यूरोपीय देश उन पर अपना अधिकार करने का प्रयास करने लगे। चौथा है यूरोपीय देशों में अतिरिक्त पूंजी एकत्रित होने लगी थी, अतः इसके निवेश के लिए भी नए स्थानों की आवश्यकता थी। पांचवा, संचार एवं यातायात के साधनों ने भी परिवहन एवं समाज में सुगमता प्रदान की, इससे भी औपनिवेशिक विस्तार को सहयोग मिला। छठा, इन देशों की आबादी में भी तेजी से वृद्धि होती जा रही थी, अतः बढ़ी हुई आबादी को बसाने के लिए भी नए स्थानों की आवश्यकता महसूस होने लगी। सातवां, यूरोपीय साम्राज्य विस्तार में ईसाई पादरियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। औपनिवेशिक विस्तार के क्षेत्र एशिया और अफ्रीका महाद्वीप ही इस समय ऐसे क्षेत्र थे जहां शोषण व साम्राज्य विस्तार के लिए अधिक संभावनाएं थी। जैसे एशिया तो दक्षिण एशिया में भारत, नेपाल, भूटान, मालदीव आदि में औपनिवेशिक विस्तार पश्चिमी देशों द्वारा किया गया और भारत में ब्रिटिश, फ्रेंच व डच तथा ईस्ट इंडिया कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। तो आपसी संघर्ष के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के रास्ते, प्लासी का बक्सर के युद्ध के बाद भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने और अपना औपनिवेशिक विस्तार करने में सफलता मिली और श्रीलंका पर भी अंग्रेजों का आधिपत्य रहा और वह 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, मलाया, तिमोर आदि देशों पर इंग्लैंड और हॉलैंड एवं फ्रांस का आधिपत्य रहा। अब दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में मुख्य रूप से इंग्लैंड और फ्रांस दो शक्तियों का औपनिवेशिक आधिपत्य रहा। अंग्रेजों ने यहाँ भी रंग भेद की नीति अपनाई और अश्वेतों को शोषण एवं उन पर अत्याचार किया जाता था। तो यहाँ दास प्रथा का प्रचलन था। पश्चिमी देशों के लोग दासों का व्यापार करते थे। अब है अरब बसंत 2010-2013 ईस्वी। अरब देशों में 2010 से 2013 के ईस्वी तक प्रजातंत्र, स्वतंत्र चुनाव, मानवाधिकार, बेरोजगारी एवं शासन परिवर्तन के लिए प्रदर्शन, विरोध, उपद्रव एवं जन आंदोलन की जो क्रांतिकारी लहर है वो चल पड़ी थी। तो ये आंदोलन अरब देशों में एक अच्छे उद्देश्य को लेकर किए गए थे, इसलिए विद्वानों ने इसे अरब बसंत की संज्ञा दी। अरब बसंत नाम का प्रयोग प्रथम बार 6 जून 2011 के अमेरिका के जनरल फॉरेन पॉलिसी में मार्च लॉन्च ने अपने लेख में किया था। तो इससे पूरे यूरोप में 1848 की क्रांति के बाद भी स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन नाम का प्रयोग हुआ था। ये प्रयोग राष्ट्रों का अच्छे दिनों का समय के अर्थ में था। है अरब बसंत का क्षेत्र। अरब देशों के लिए भी यह आंदोलन जनता द्वारा अच्छे दिन आए और उद्देश्यों को लेकर किया गया था, इसलिए इसे अरब बसंत की श्रेणी में रखा गया है। और इस आंदोलन की शुरुआत ट्यूनीशिया की क्रांति से हुई और शीघ्र ही यह आंदोलन अरब लीग के देशों और उसके आसपास के क्षेत्रों में फैल गया। अरब बसंत जिन क्षेत्रों में फैला उसमें ट्यूनीशिया, मिस्र, लीबिया, यमन, बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, सूडान, ओमान, सऊदी अरब आदि प्रमुख थे। अब है अरब बसंत के कारण। तो अरब देशों में राजनीतिक भ्रष्टाचार में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी, अतः देश में विकास के लिए इसे मिटाना जरूरी था। मानव अधिकारों का उल्लंघन एवं शोषण के कारण व्यवस्था के विरुद्ध विरोध उत्पन्न हुआ। तीसरा है तानाशाही शासकों के विरुद्ध असंतोष की भावना उत्पन्न होना। चौथा कारण है शासकों की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति ने भी लोगों में असंतोष उत्पन्न किया। और पांचवा है अरब देशों में बेरोजगारी में वृद्धि से युवकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। छठा कारण है आय के स्तर में भी काफ़ी अंतर हो गया था और कुछ लोग और अधिक संपन्न होते जा रहे थे जबकि समाज का सामान्य वर्ग अत्यधिक गरीब था। सातवां कारण है प्रशासन में नौकरशाही और अधिक हावी हो रही थी, लोगों के कार्य नहीं हो पा रहे थे, इससे भी असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी। आठवां प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की भावना को प्रोत्साहन मिला। अब अरब बसंत के उद्देश्य एवं स्वरूप। अरब देशों में चल रही तात्कालीन प्रशासन व्यवस्था एवं सरकार में बदलाव लाना अरब बसंत का मुख्य उद्देश्य था। तो इससे मानव अधिकारों की सुरक्षा, स्वतंत्र चुनाव की व्यवस्था, बेरोजगारी दूर करना, इस्लामीकरण आदि अरब बसंत के मुख्य ये उद्देश्य थे। अरब आंदोलनकारियों ने विरोध के लिए अहिंसात्मक और हिंसात्मक दोनों तरीके अपनाए थे। यानी जो आंदोलनकारी हैं इन्हें विरोध के लिए हिंसात्मक और अहिंसात्मक है वो दोनों तरीके अपनाए थे। और विरोध के तरीकों में सविनय अवज्ञा और सविनय विरोध, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, इंटरनेट पर सक्रिय रहना, हिंसक प्रदर्शन, शांतिपूर्वक विरोध आदि ये सभी तरीके हैं वो अरब बसंत में प्रयोग किया गया। और प्रदर्शनकारियों का नारा था कि जनता चाहती है कि प्रचलित शासन पद्धति को गिराओ।
अब है अरब बसंत का महत्व और परिणाम। तो अरब बसंत के माध्यम से अरब देशों में प्रजातंत्र और सुधारों की ऐसी क्रांतिकारी लहर चली जिसने संपूर्ण विश्व का ध्यान आकृष्ट किया और वर्षों से चली आ रही तानाशाही सरकारों का अंत हुआ एवं अब सभी अरब देशों में सुधारात्मक दृष्टिकोण की ओर ध्यान दिया जाने लगा। इसमें पहला है कि ट्यूनीशिया के जेनुअल आबदीन अली, मिस्र के होस्नी मुबारक, लीबिया के कर्नल गद्दाफी एवं यमन इसमें पहला है ट्यूनीशिया के जेनुअल आबादीन अली, मिस्र के होंसी मुबारक, लीबिया के कर्नल गद्दाफी एवं यमन के शाह अली अब्दुल्ला का तख्ता पलट दिया गया और उन्हें अपशब्द कर नई सरकारें बनी। अब है कुवैत, लेबनान, ओमान व बहरीन ने भी अरब बसंत के बाहरी विरोध को देखते हुए अपने प्रशासन के कई तरह के सुधार है वो किए। मोरक्को एवं जॉर्डन में संविधान सुधारों की क्रियान्वित की गई। और चौथा है अल्जीरिया में 19 वर्ष पूर्व लागू की गई आपातकालीन स्थिति को हटा दिया गया। पांचवा है अरब बसंत में 1,70,000 से अधिक लोगों की जानें गई और अरब बसंत ने स्पष्ट कर दिया कि प्रशासनिक अराजकता व तानाशाही को जनता अधिक दिनों तक सहन नहीं कर सकती है। और अरब बसंत ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले और विरोध करने वाले की ओर विश्व की ओर ध्यान वो आकर्षित किया था और ऐसे ही कुछ विरोधकर्ताओं के नाम नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किए। यमन के तत्कालीन करमान को 2011 का नोबेल अरब बसंत में शांतिपूर्ण विरोध के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। और अरब बसंत के प्रभाव से ही कुछ शासकों ने दोबारा चुनाव लड़ने से मना कर दिया और कुछ ने त्यागपत्र दे दिया। अब है महत्वपूर्ण बिंदु। पश्चिमी देशों ने अपने आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार किया। स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व की फ्रांस की जो क्रांति है इसका मुख्य उद्देश्य था। रूस ने क्रांति के बाद जर्मनी से ब्रेस्ट लिटोवेस्क की संधि कर ली। नवंबर 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने रूस की सरकार को समाप्त किया। और प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व गुप्त संधियों के कारण यूरोप 2 गुटों में विभाजित हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण सर्बिया में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना था। वर्साई की संधि भी अपमानजनक और कठोर सत्य द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनी। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालीन कारण था। और राष्ट्रसंघ की स्थापना वह 10 जनवरी 1920 को हुई। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पद पर सर्वाधिक है वो महत्वपूर्ण है, यानी महासचिव का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संयुक्त राष्ट्र संघ में। विश्व शांति की स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत ने भी पर्याप्त सहयोग किया। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा 6 अगस्त और नागासाकी 9 अगस्त 1945 शहरों पर परमाणु बम गिराए। अरब देशों में चल रही प्रशासन व्यवस्था एवं सरकार में बदलाव लाना अरब बसंत का मुख्य उद्देश्य था। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर था विश्व की प्रमुख घटनाएं इसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसके जो क्वेश्चन और आंसर है वो हम अगले वीडियो के अंदर है वो सोल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।